गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला भाई अमर सर। बेटा आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका ये पहला वीडियो है, ठीक बेटे। तो मैं आज डिस्कस करूँगा, पहले चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम क्यों दिया गया, कारण क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है, देखो बेटा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और केमिकल रिएक्शंस होगी तो यानी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भी होगी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, कहने का मतलब इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस पूरे अध्याय में वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाएगा। इस पूरे अध्याय में वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाएगा। वैद्युत ऊर्जा से हो सकता है रासायनिक अभिक्रियाएं हों या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो, इसका अध्ययन इस पूरे अध्याय में किया जाएगा। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे आक्सीकरण और अपचयन। फिर भी मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ आक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि आक्सीकरण और अपचयन पर ही ये पूरा चैप्टर निर्भर है। तो आप जानते हैं बेटा आक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। आक्सीकरण और अपचयन, देखो बेटा, आक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन एंड अपचयन यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो बेटा ऑक्सीडेशन क्या है। एक पुरानी परिकल्पना थी कि ऑक्सीकरण है क्या। ऑक्सीकरण है क्या कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण है बेटा। ये एक मेथड है ऑक्सीकरण के डिफाइन करने की, कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना, ये बेटा है अपचयन। ये है अपचयन। ये पुरानी परिकल्पना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। और इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पे बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है बेटा। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन। बिना एक ट्रिक में बता दूंगा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऑक्सीकरण मीन्स इलेक्ट्रॉन के आधार पे, देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के आधार पे, यानी एक चीज पढ़े होंगे ऑयल, देख रहे हो, एक ट्रिक है ऑयल रिग, यानी कि जहाँ पे तेल की खदानें होती हैं, रिग मतलब खदानें, है ना, ऑयल रिग। तो एक ट्रिक है कि ऑयल ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, आई मीन्स इन्वॉल्व्स, एल मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर मीन्स रिडक्शन, आई मीन्स इन्वॉल्व्स, जी मीन्स गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखो बेटा, यानी ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की लॉस होता है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो उसका मतलब है हो गया कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। रिडक्शन मीन्स अपचयन, जिस तत्व पे या किसी भी परमाणु पे, किसी भी अणु पे, किसी परमाणु पे अगर इलेक्ट्रॉन आके बैठ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को अपचयन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को अपचयन कहा जाता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। अब तीसरी बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की। बेटा ये सब फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। अब तीसरी बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की, कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीडेशन होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहा जाता है। कमी को, ऑक्सीकरण संख्या में कमी को क्या बेटा कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। ठीक, यानी अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे देख रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण तथा कमी को अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन। ये तीन तरीके हैं बेटा, तीन तरीकों के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही है, और ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे, जो मॉडर्न चलता है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। ठीक, ऑक्सीकरण एक बार और देख लो बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन होता क्या है कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, तथा हाइड्रोजन को जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये पहली मेथड। दूसरा इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे, यानी ये फर्स्ट मेथड है ऑक्सीकरण अपचयन के लिए। ये सेकंड मेथड है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन का हमने बोला ऑयल, रिंग, ऑयल, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आई फॉर इन्वर्स, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वहाँ पे अपचयन होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, ठीक, वहाँ पे अपचयन हो गया। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को अपचयन कहा जाता है। फिर अगला ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे अपचयन कहा जाता है। तो ये बेटा बात हुई ऑक्सीकरण और अपचयन की। और सुनिए, जिस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व या पदार्थ का, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व या पदार्थ का जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। यानी जिस भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब उसके इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं, दूसरे ने खींच लिया उसके इलेक्ट्रॉन, तभी तो उसका ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, और जिस तत्व या पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक कहा जाता है। यानी जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहा जाता है, उसे ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीकारक या उपचायक कहा जाता है। यानी जिस तत्व, बेटा एक पॉइंट है कि जिस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अपचायक एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है जिस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उसे अपचायक कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी उसे अपचायक कहा जाता है। और जिस तत्व या पदार्थ का अपचयन होता है, जिस तत्व या पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसे ऑक्सीकारक कहा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक, यानी उपचायक, उपचायक। ठीक बेटा, तो ये चीज़ें मैंने बताई। अब तुमको इस चैप्टर में, कारण ये हमने ऑक्सीकरण अपचयन देखा क्योंकि हमको रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़नी है। एक चैप्टर था तुम्हारे 11th में, वहीं से कोई रिलेटेड है सब कुछ यहाँ पे। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स यानी ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ ही घटित हों। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन
दोनों साथ साथ घटित होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। देखते हैं बेटा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और चयन दोनों साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि एक ही अभिक्रिया में एक तत्व इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक, जैसे बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया देखो बेटा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Cu, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यानी कि Cu2 प्लस प्लस Zn गिव्स Zn2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस। ठीक बेटा, मतलब ये कि Cu2 प्लस यहाँ एक्वस सोल्यूशन में एक्वस था, ये सॉलिड था, सॉलिड फॉर्म में था, ये फिर सॉलिड बन गया, ये एक्वस में चेंज हो गया। देखो बेटा, अभी हमने कहा, अब देखो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल लिखा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखिए बेटा, कॉपर और जिंक, कॉपर आयन है, ये आयनिक यानी कि जलीय अवस्था में है, एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तो ये जलीय अवस्था में आ जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो कॉपर का पहली बार ऑक्सीकरण, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर देख, इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के आधार पर देख रहे हैं, यानी यहाँ पे Cu2 प्लस था, ये Cu में चेंज हो गया, यानी कि इसको क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तभी तो ये न्यूट्रल हो गया। प्लस 2 चार्ज था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल किए, यानी इसके इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी गेन ऑफ आयल, हमने अभी पढ़ाया था ऑयल रिग, यानी कि जब गेन होता है तो रिडक्शन होता है, जब लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, यानी यहाँ पे ये अपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। ठीक, और यहाँ देखो जिंक का देखो बेटा, जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 भाग रहे हैं ना, तभी तो इसके ऊपर 2 टेंशन आ रही है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो इसका बेटा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, यानी एक ही अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखो बेटा, अब हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर देख रहे हैं। देखो हमने कहा था कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को ऑक्सीकरण तथा कमी को अपचयन। देखो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, 2 से 0 गई तो क्या, अपचयन, यहाँ पे 0 है, 0 2 हो गई तो क्या, ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो गई, यानी ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने कहा कि जिस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, देखो 0 2 में गया तो ये हो, इसको बोला जाएगा अपचायक। ये क्या है, जिंक क्या है, अपचायक है, अपचायक है। जिस तत्व या पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसे उपचायक भी कहा जाता है। ठीक बेटा, ये कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ ऐसे ही, फर्स्ट ईयर का चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है, तो मैं यहाँ पे खाली ताज़ा कर दिया हूँ आप लोगों को। चलिए बेटा, अब देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया को पहले 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का विभाजन, रेडॉक्स अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित करना। अब यहाँ पे अर्ध अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर अर्ध अभिक्रियाएं ही होती हैं। तो हाफ सेल, जैसे एक सेल बनाते हैं उसके अंदर अभिक्रियाएं, अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। तो अर्ध अभिक्रियाओं के बारे में देख लिए पहले। देखो बेटा, एक होती है रेडॉक्स में 2 अभिक्रियाएं होती हैं, 2 टाइप की, एक होती है ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। एक ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होती है, तो यानी एक अभिक्रिया आती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, दूसरी होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया। देखो बेटा, जैसे Cu2 प्लस Zn गिव्स Cu प्लस Zn
2+। ठीक, ये तुम्हारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखो बेटा, अब इसमें हमने कहा इसको 2 अर्ध अभिक्रियाओं में डिवाइड करना है, तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो बेटा ये कैसी होगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया? ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। फिर दूसरी में लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन रिड्यूसिंग। देखो बेटा, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? इसका, यानी जिंक क्या हो रहा है? जिंक क्या है? जिंक 2+ में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। ठीक, और कॉपर में क्या हो रहा है? जो कॉपर आयंस है ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के तो कॉपर सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। जिंक सॉलिड था, जिंक एक्वस में चेंज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, कॉपर एक्वस था, कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये एक हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, दूसरी हो गई अपचयन अर्ध अभिक्रिया। यानी ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, ये क्या है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी वैद्युत अपघटनी विलयन होंगे, यानी कि वैद्युत अपघट्य होंगे, उनको घोलोगे तो उनका विलयन बनेगा, उनका हमको चालकत्व का अध्ययन करना है। यानी कि उनमें कंडक्टेंस कैसा, चालकत्व कैसा होता है, यानी आयन किस किस तरह से मूव करते हैं। यानी जब वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हो तो उसके आयंस वैद्युत अपघट्य क्या होता है? आयन में टूट जाता है, तो आयन ही तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। ठीक, यानी कि जो विलयन बन जाता है, विलयन में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जब आयंस होते हैं। लेकिन बेटा ये याद रखिए, वाटर है तुम्हारा, वाटर है ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, प्योर वाटर क्या है? विद्युत का कुचालक है। फिर भी क्वेश्चन आएगा कि सर करंट वाटर में करंट मार देती है, अगर उंगली लगा देते हैं थोड़ा वो करंट मारती है। हाँ, मार देती है। कारण ये है कि थोड़े बहुत आयंस आते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह हैं, खनिज पदार्थ वगैरह जो वाटर में नीचे अर्थ से वाटर आता है तो उनमें कुछ खनिज पदार्थ वगैरह मिले हुए होते हैं, उन्हीं द्वारा वो मुक्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। नहीं तो अगर प्योर वाटर हो तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ठीक, अब वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, यानी कि बेटा वैद्युत अपघट्य गलित एवं विलयन अवस्था में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्य गलित एवं विलयन, जब वैद्युत अपघट्य को गलित और विलयन की अवस्था में लाया जाता है तो वे वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। जब वैद्युत अपघट्य को गलित एवं विलयन की अवस्था में लाया जाता है तो वे वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन धात्विक चालकों के समान, वैद्युत अपघट्यों के विलयन धात्विक चालकों के समान ओम के नियम का पालन करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के जो विलयन होते हैं बेटा, वो धात्विक चालक, जैसे धात्विक चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे ही वैद्युत अपघट्यों के विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। मतलब किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध, मतलब है कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात किसी वस्तु, यदि किसी जैसे वस्तु का, जैसे हम चालक में देखते थे, कोई चालक तार था, उसका जो विद्युतीय प्रतिरोध था उसकी लंबाई के अनुपाती और उसके अनुप्रकार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही तुम्हारा बिलियन है, बिलियन की लंबाई यानी कि बिलियन का जो सेल बनाया जाए, सेल की लंबाई ली जाएगी या उसका जो इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा उसके अनुप्रकार का क्षेत्रफल लिया जाएगा। ठीक, तो उसकी लंबाई के अनुपाती उसके अनुप्रकार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा आर अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल बाई ए के। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई ना, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाएंगे रो, रो इंटू एल बाई ए। आर इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, जहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या प्रतिरोधकता। आर क्या है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एल बाई ए होगा, ठीक बेटा। रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, या रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बटे एल। ठीक, देखो बेटा अब मात्रक निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। इसका होता है ओम, ये मीटर स्क्वायर बटे मीटर, यानी कि ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो मात्रक क्या बचा बेटा, यानी मात्रक क्या आया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आया ओम इंटू मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इम्पॉर्टेंट क्या मतलब एग्जाम कहीं भी जब वाइवा देने जाओ कहीं भी तो ज़्यादातर ये चीज़ पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे से भी कई बार पूछा जा चुका ओम इंटर मीटर। वहाँ पे अगर जल्दी जल्दी में इधर उधर कर जाते हैं थोड़ा बहुत गंद भी बता देते हैं, लेकिन एकदम दिमाग में रखिएगा कि मात्रक किसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। देखो बेटा अब चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। अब बात आती है चालकता की। देखो बेटा चालकता क्या होती है, चालकता यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा कर दो ये है ना, जी से लिखते हैं जी इक्वल टू 1/r, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। अब इसका बेटा मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक क्या आएगा ओम इनवर्स, इसका मात्रक क्या आएगा, चालकता का मात्रक क्या होगा ओम इनवर्स या साइमेन, SIMENS साइमेंस। ठीक, ओम इनवर्स या साइमेंस है ना, या ओम इनवर्स बोलो या साइमेंस बोलो, किसका है चालकता का मात्रक है, चालकता का मात्रक है। इसको कैपिटल S से लिखा जाता है, ठीक बेटे, अगर साइमेंस लिखो या ओम इनवर्स लिखो। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, हमने बात की तो पहले प्रतिरोध बात की, फिर चालकता कर ली, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो गई। अब विशिष्ट चालकता, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, इस चैप्टर में विशिष्ट चालकता ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देखो बेटा इस पे ये क्या होती है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट पर रो इज इक्वल टू होता है आर ए बटे एल, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसको कप्पा साइन से दर्शाते हो, यानी ये ऐसे होता है बेटा, इसको बोलते हैं कप्पा, कप्पा इक्वल टू 1/रो, 1/रो। अगर रो इसका उल्टा करो 1/रो करोगे तो L/RA हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L/R इंटू ए। देखो बेटा कप्पा इज इक्वल टू 1L/RA यानी विशिष्ट, देखो बेटा बनाने का ये कुछ ऐसे ऐसे बनता है, बस ऐसे बना दो, ज़्यादा मैं नहीं बना पाता हूँ। L/RA यानी 1/R इंटू L/A ऐसे लिखा जाता है। ठीक, देखो बेटा कप्पा हो गया, ये तो हो गया ये कप्पा यानी विशिष्ट चालकता हो गई, L/RA होती है। ठीक,
इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे बेटा। देखो 1/r, 1/r का मात्रक क्या होता है? साइमेंस होता है या ओम इनवर्स होता है? साइमेंस कर दिए। L/a, L/a, L का मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, साइमेन इंटू मीटर इनवर्स। एक तो ये मात्रक हो गया, यानी मात्रक क्या हो गया? साइमेन इंटू मीटर इनवर्स। साइमेन क्या होता है? ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। इसके दो मात्रक हो गए, साइमेंस इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, साइमेंस या साइमेंस मीटर इनवर्स। ठीक, देखो बेटा अब एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/a। देखो बेटा जो L/a होता है इसको बोलते हो सेल नियतांक, इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक, सेल नियतांक। ठीक, और 1/r को बोला जाता है क्या? चालकता G। 1/r को क्या बोला जाता है? चालकता G। तो ये फार्मूला एक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू G इंटू, और इसको G स्टार से लिखा जाता है, जो सेल नियतांक होता है इसको G स्टार से लिखा जाता है। कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा। कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकता क्या होती है? चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता इंटू सेल नियतांक, चालकता इंटू सेल नियतांक। बेटा जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ एकदम दिमाग से नोट, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। कप्पा इंटू G इंटू G स्टार। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट में डिस्कस कर दूंगा, तुम्हारे सिलेबस का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अब बेटा बात करते हैं, देखो सेल नियतांक क्या होता है? ये हमने भी बोला ना, L/a, L/a यानी दो इलेक्ट्रोडों की दूरी, L दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, यानी दो इलेक्ट्रोडों, कोई दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हों तो उनके बीच की जो दूरी होती है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहा जाता है। अगर पूछ लिया है सेल नियतांक होता क्या है तो बोल देना कि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, उनके बीच के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, इसको G स्टार से लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता की निर्भरता, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता की निर्भरता। वैद्युत अपघटनी हाँ बेटा बात करते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता की निर्भरता, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता की निर्भरता। बेटा बहुत अच्छी चीज है ये जानो कि वैद्युत अपघटनी जो विलयन होते हैं उनकी चालकता किस पर निर्भर करती है। जो वैद्युत अपघटनी विलयन बनाते हैं भैया तो उनकी जो चालकता होती है, उनका जो कंडक्टेंस होती है किस पर निर्भर करती है। देखो बेटा पॉइंट, पहला पॉइंट यही है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों की मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। पहली पॉइंट यही है कि मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। दूसरा है उत्पन्न आयनों के आकार पर, उत्पन्न इसके द्वारा, यानी जब वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे उसकी प्रकृति कैसी है, इसके द्वारा जो उत्पन्न आयन है उनका आकार कैसा है। उत्पन्न आयनों के आकार पर, यानी कि उनका आकार कैसा है, आयनों का आकार कैसा है। तीसरी बात, जिस इसी वैद्युत अपघट्ट को जिस विलायक में मिलाए हो, विलायक की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति पर बेटा, विलायक की प्रकृति पर। चौथी बात है कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर। पांचवी बात यह है कि ताप भैया सबसे बड़ी बात है ताप।
अगर ताप वैद्युत अपघट्य का यानी कि जो विलयन होते बनाते हो, विलयनों का अगर ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन धातुओं का ताप बढ़ाने से चालकता घटती है। एक चीज यही फायदा है विलयन में, यानी ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। ठीक बेटा यहाँ तक बात किया हमने। और एक बात करेंगे कि वैद्युत अपघट्य को, यानी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर, वैद्युत अपघट्य जल में घोलने पर ये अपने आयन क्या कर देता है, विलयन को प्रदान कर देता है। वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर ये अपने आयन विलयन को प्रदान कर देता है, जिससे विलयन की चालकता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, विलयन की चालकता बढ़ जाती है। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहा जाता है। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहा जाता है। ठीक बेटा, अब कल हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे धात्विक चालकत्व की। हमने वैद्युत चालकत्व की, वैद्युत यानी विलयन के चालकत्व की बात कर ली। अब थोड़ा बहुत बात करेंगे धात्विक चालकत्व की। तो अभी तक बेटा जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें, जिससे अगले वीडियोज़ टाइम से मिलते रहे उन्हें। थैंक यू।